वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। बच्चों प्लीज आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए आप लोग। हम लोगों ने एसिडिक वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और हम जानते हैं कि जो एसिड का कॉन्सेप्ट है वहां से खूब क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही बेसिक प्रॉपर्टी से भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसा जरिया है या आप कह सकते हैं ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स में बार बार रिपीट होता है। तो आप यहाँ पर एक टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, आप साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, अल्किल हैलाइड कर रहे हैं, अमीन्स कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। यानी ये पूरे टॉपिक को हम एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पर जब आपने एसिडिक वाले क्वेश्चन करे तो फिर आपको अलग से किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ने की नीड ही नहीं रह गई। ऐसे जब मैं बेसिक वाला टॉपिक आज कराऊंगा तो अलग से आपको फिर पढ़ने की नीड नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए होंगे किसी भी एग्जाम में, वो आज हम लोग कवर कर लेंगे बेसिक नेचर को, राइट। तो अब पहले बेसिक नेचर को अच्छी तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जब बेसिक नेचर समझ में आ जाएगा, उसके क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं, उसको देखेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जब बात बेस की आती हो, किसकी, बेस की बात आती हो, तो सेम एसिड का उल्टा सोचते हैं हम लोग। किसका, एसिड का उल्टा सोच लेते हैं तो बेस की कहानी बन जाती है, क्लियर हो जाती है बेटा। तो देखिए, हमने कहा था कि बेस जो होते हैं, बेस को ही कई बार हम लोग अल्कली कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अल्कली, है ना। बेस मतलब अल्कली, और हिंदी में इसी को लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्षार। हिंदी में इसी को क्षार कहते हैं। और जिनका भी टेस्ट कड़वा होता है, स्वाद में जो कड़वे होते हैं, ठीक है, अगर हम बेसिक बात करें तो ये स्वाद में बिटर होते हैं। कैसे होते हैं, बिटर। बिटर मतलब कड़वा, है ना। जो जैसे कि नीम की पत्ती हो गई, जैसे कि करेला हो गया, जैसे कि आपका जो खीरा है उसका पोर्शन, वो भी कहीं कहीं कड़वा होता है ना। तो ये कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, पहली बात तो। और साथ में ये चिकने होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरीके से चिकनाहट होती है, स्लिपरी होते हैं, ठीक है। आप कोई चीज सोचिए जो चिकनी हो, जैसे कि आपका साबुन, है ना। साबुन एक बेस है, साबुन क्या है, एक बेस है। तीसरी इनकी जो खास बात होती है, जब इनके कांटेक्ट में मैं लिटमस पेपर लेके आता हूँ, क्या लाता हूँ, लिटमस पेपर लेके आता हूँ, तो ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। किसको, रेड लिटमस को क्या बना देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं भाई साहब, क्या कर देते हैं, ये ब्लू, ठीक है। आपको अगर बिलीव नहीं है तो आप अपने घर से साबुन का एक घोल लाइए और 10 रुपए का एक आपके लिटमस का स्ट्रिप मिलती है, उसमें लगा करके देख लीजिए, ठीक है। अब हमारा ये तो पुराना कहानी था, यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट था बेस को पहचानने का। इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जब थियरीज आती हैं तो उनमें जो पहली थियरी इस बात को एक्सप्लेन करने आती है, जिसको आर्हीनियस की थियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्हीनियस की थियरी कहते हैं। तो आर्हीनियस हम लोगों से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आर्हीनियस, आर्हीनियस कहते हैं कि भैया बेस वह है, बेस कौन है, आर्हीनियस कहते हैं कि बेस वह है जो वाटर के मीडियम में क्या देते हैं, OH देते हैं। आर्हीनियस कहते हैं कि बेस यानी अल्कली वह है, बेस वह है, कौन है, बेस वह है जो H2O में, पानी के अंदर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ऐसा किसने समझाया मुझे, आर्हीनियस महोदय ने समझाया है। इतनी बात क्लियर हो गई है क्या, अरे बोलो, या तो कोई डाउट तो नहीं, किसी को समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई है, जैसे कि NaOH एक बेस है ना, हमारी लैब का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये दे देता है Na+OH माइनस, इस नाते ये बेस है। बिल्कुल बात आपने सही समझा है। ऐसी जो हमारे लैब का KOH है, ये भी पानी में डालने पर क्या दे देता है, K++OH माइनस आयन, राइट। हम बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे इसकी लिमिटेशन पे, वो चीज इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रोंस्टेड कहते हैं, ब्रोंस्टेड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड ने एक नया डेफिनेशन दे दिया। ब्रोंस्टेड ने कहा, ठीक है, कि बेस कौन है, बेस वह लोग हैं, ब्रोंस्टेड के हिसाब से बेस वह हैं जो H+ लेते हैं।
H प्लस लेते हैं, ठीक है, H प्लस लेते हैं। जो H प्लस ले वो क्या है, बेस है। उन्होंने कहा कैसे, उन्होंने कहा जैसे मान लो कि वाटर है ना, इसमें आप HCl में डाल दो तो वाटर HCl का H प्लस खींच लेता है, क्या बना लेता है, H3O प्लस। तो अब यहां पर यही वाटर क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। और बेस में जब H प्लस जुड़ता है तो जो बनता है उसका नाम होता है कॉन्जुगेट एसिड। क्या नाम होता है, कॉन्जुगेट एसिड नाम होता है। यानी वाटर एसिड भी है और वाटर बेस भी है। इसी बात को, इसी नजरिए को हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं या एम्फोटेरिक समझते हैं, राइट। अब हम इसमें एक बात और समझ लेते हैं। एक और महोदय है, उनका नाम है लुईस। लुईस ने कहा, लुईस क्या कहते हैं, लुईस कहते हैं, लुईस क्या कहते होंगे, ध्यान सुनिएगा। लुईस कहते हैं कि बेस वह है, बेस बेस वह है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर सकते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा बताओ आप लोग, डोनेट कौन कर सकता है। अगर मैं कहूं कि कोई आदमी पैसा डोनेट कर रहा है तो जरूरी बात है कि उस वक्त पैसा हो ना। अरे अमीर आदमी तो डोनेट कर पाएगा, गरीब आदमी कहां डोनेट कर पाएगा। अगर कोई आदमी किसी को 2 करोड़ रुपए डोनेट कर रहा है, इसका मतलब 10-20 करोड़ उसके पास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन दे पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो। बहुत सिंपल सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कैसे देगा किसी को। अरे बोलो बच्चों, क्लियर है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसी कहानी को मैं और थोड़ा समझा देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास कोई स्पीसीज, मान लीजिए ए है और ए के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, यानी ए एक इंसान है, इलेक्ट्रॉन को आप पैसा समझिए, तो पैसा एक इंसान के पास है, राइट। अब वो पैसा किस मद में खर्च करेगा, उससे उसका नाम डिफाइन होगा। पैसा तो दारू खरीदने वाला भी खर्च करता है, पैसा तो जुआ खेलने वाला भी खर्च करता है, और पैसा तो मंदिर या मस्जिद बनाने वाला भी खर्च करता है, पैसा तो विद्यालय खोलने वाला भी खर्च करता है। इसका मतलब जैसे आप उस पैसे का उपभोग करोगे उसी के हिसाब से आपका करेक्टर बिल्डिंग होगा, राइट। तो सेम तरीके से अगर कोई स्पीसीज आपके पास ए नामक है और ये ए नामक स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अगर ये H प्लस को दे दे, किसको दे दे बेटा, H प्लस को दे दे, तो इसी को लोग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच, जिसपे इलेक्ट्रॉन हो, वह अपना इलेक्ट्रॉन अगर H प्लस को दे दे तो उसका नाम बेस कहलाता है। लेकिन जब यही अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के प्लस को देता, किस पर, कार्बन प्लस को देता, तो इसको हम एक भाषा में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियोफाइल। और जब यही अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं भैया, लिगैंड। ओके। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा H प्लस को दे तो उसको बेस कहेंगे, कार्बन प्लस को दे तो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, मेटल प्लस को दे तो लिगैंड कहेंगे। 3 जगह पे नाम होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अब बताओ बेस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस वही है जो H प्लस को आसानी से खींच ले। H प्लस को जितनी आसानी से लेगा वो उतना अच्छा बेस, H प्लस को जितनी आसानी से देगा वह उतना अच्छा एसिड, या दूसरे शब्दों में जो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इजिली दे देगा वो अच्छा बेस कहलाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। इसका मतलब एक ही चीज कभी बेस होगा तो कभी न्यूक्लियोफाइल होगा। जब उसकी प्रोटॉन तक टेंडेंसी होगी तो बेस होगा, जब टेंडेंसी कार्बन तक पहुंच जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं बेटा। चलिए अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं, ठीक है भाई। तो लुईस का डेफिनेशन क्लियर हो गया हमारा, है ना बेटा। ओके, तो लुईस में देखेंगे आप, तो जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया ने अपने इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इस एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में दे दिया है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, उसी को लुईस महोदय ने क्या कहा है, बेस कहा है। और जिसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लिया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको ही लुईस एसिड कहा है। तो जैसे
नॉर्मल एसिड और बेस जब मिलते हैं, एसिड और बेस नॉर्मली जब मिलते हैं, एसिड प्लस बेस, तो इनके मिलने से जो बनता है उसको केमिस्ट्री में साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साल्ट कहते हैं, हिंदी में लवण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब लुईस एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो इसको आप एक नया नाम देते हैं, एडक्ट। क्या नाम देते हैं? एडक्ट। ये भी साल्ट ही है। इस एडक्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये देखो, ये जो बॉन्ड होगा इसका नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक साइड से डोनेट किया जाएगा। जो डोनेट करेगा वो बेस होगा और जो लेगा वो क्या हो जाएगा? एसिड होगा। इसी कहानी को मैं एक अलग लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। एक मॉलिक्यूल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। कौन सा है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, आप जानते ही हैं इसको। BF3 के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, है ना? तो इस BF3 की खास बात क्या है कि ये बोरान का जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं पूरा हो पाया है? क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन सोचना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन सोचना है? 2 इलेक्ट्रॉन सोचना है। तो अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन में सोच भी लूं तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के चारों ओर? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। जबकि सेकंड पीरियड में कोई एलिमेंट हो तो उसके बाहर यानी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए बच्चों? 8 होने चाहिए। इसका मतलब अभी भी इसकी एक कोई जो सेल है यानी एक कोई ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी है, जिसका नाम है 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये पूरा भरा नहीं, या एकदम खाली है, बिल्कुल कह सकते हैं। और इस टाइम इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। क्या है? sp2 है, क्योंकि 1 2 3 3 ऑर्बिटल है जिससे सिग्मा बॉन्ड बना, तो sp2 है। sp2 से इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर है, राइट। उसी टाइम इस BF3 मॉलिक्यूल का कांटेक्ट होता है किसके साथ? अमोनिया के साथ। किसका? अमोनिया के साथ। और अमोनिया को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। अमोनिया जो आपके पास है, जिसको हैबर महोदय ने बनाया था, है ना, हैबर प्रोसेस के दौरान, जिससे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। यहां पर अमोनिया के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 का यूज तो इसने क्या किया है? ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में किया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा रहता है। इस नाते ये sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। और लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर के क्या हो जाएगी? पिरामिड जैसी हो जाएगी। कैसी? पिरामिड, यानी कि पिरामिडल हो जाएगी, राइट। अब इस पिरामिडल शेप का जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप आपका BF3 मॉलिक्यूल का है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हमारा है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या करेगा? यहां पहुंचा देगा। ठीक है, यानी यही तो लुईस का बेस है। ये क्या है? लुईस का बेस है। और ये क्या है? लुईस का एसिड है। लुईस ने यही तो कहा है, ये लुईस का एसिड है। अब मैंने कहा जब नॉर्मल एसिड बेस कंबाइन होते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब लुईस एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो इनसे बने साल्ट को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? अब एडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एडक्ट कहेंगे। तो यहां पर जो एडक्ट बनेगा उस एडक्ट से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ध्यान से सुनिए। ये जो बोरान मॉलिक्यूल मेरा था, ठीक है, इस अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? ये वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा जी? तो आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, इस बोरान के साथ एक नया बॉन्ड बन गया और ऑलरेडी 3 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े थे। कितने फ्लोरीन? 3 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े थे। अब आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर बोरान के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो इसका जो हाइब्रिडेशन हो गया चेंज होकर के sp3 हो गया। कैसा हो गया? sp3 हो गया, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 से बढ़कर के क्या हुआ है? चेंज होकर के sp3 हो गया, यानी इससे परसेंटेज करेक्टर घट गया है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो गई है। अब ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई है? टेट्राहेड्रल हो गई। कैसी हो गई है? टेट्राहेड्रल। अमोनिया में आप देखेंगे कि 3 हाइड्रोजन तो लगे ही थे ना, राइट, लेकिन ये जो लोन पेयर था यूटिलाइज हो गया बॉन्ड बनाने में, तो अब इसकी हाइब्रिडेशन तो sp3 ही रहेगी, राइट, लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो गई है?
टेट्राहेड्रल हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे और आने वाले आपके एग्जामिनेशन में भी फंसेंगे। यहाँ से क्वेश्चन किस लहजे में पूछा जाएगा उसकी बात हम लोग अब कर लेते हैं। क्या होगा, पहले पूछेगा कि BF3 और अमोनिया के रिएक्शंस में लुईस एसिड कौन है, तो BF3 है क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लुईस बेस कौन है, तो अमोनिया, क्योंकि उसी के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो BF3 का रिएक्शन से पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, राइट। और अमोनिया का क्या होगा, sp3 और पिरामिडल होगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो इन दोनों में से किसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, BF3 का या अमोनिया का, तो बोलोगे इसका sp2 से क्या बन गया, sp3। लेकिन अमोनिया के हाइब्रिडाइजेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन ज्योमेट्री यानी कि शेप में चेंज आया है। ठीक है, तो एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे कैसे, इस एनालिसिस के तरीके को तो सीखना है। इसी बात को तो सीखना, इसी को तो आपने एसिड में सीखा। इसमें करीब 50 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब बेस में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और इफेक्ट भी सीखेंगे, जैसे कि आर्थो इफेक्ट को बेस के केस में भी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, राइट। अगर ओके हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। हाँ, BF3 का हाइब्रिडेशन चेंज होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, ठीक है, एमआरएस हो, केवीएस हो, हर एग्जाम का मोस्ट फेवरेट है। इवन ये CSIR जेआरएफ के पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, गेट के पेपर में भी आ चुका है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए आप लोग। मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया बेटा माइक के लिए, है ना, मिश्रा जी को। एक बार आप लोग अपने सेटिंग को देख लीजिएगा मोबाइल में जाकर के कि आपने परमिशन दिया है या नहीं दिया है ना, उसके बाद ही मैं कर पाऊंगा, ठीक है, इनसे बातें, क्योंकि पहले क्लासेस में हुई हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब बेसिसिटी को जब हम इक्विलिब्रियम के बेस पर करेंगे तो मान लीजिए रिएक्शंस हो रहा है, तो जैसे एसिडिटी के लिए फैक्टर क्या था, Ka था, यहां पर Kb है। Kb को बोलते हैं क्या, आपका बेस का डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है प्यारे बच्चों, क्या बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ की ये पूरी कहानी मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाई हुई है। ये Kb के प्रोपोर्शनल होगा, किसके, जितना ज्यादा Kb किसी बेस का वह उतना ही पावरफुल बेस। वैसे ही जैसे कि -K pK होता था, वैसे ही pKb क्या होगा, pKb क्या होगा, माइनस log ऑफ Kb होगा, तो 1/pKb हो जाएगा। तो pKb से जुड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिस बेस का pKb जितना कम होगा वह बेस उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, और जिस बेस का Kb जितना अच्छा होगा वह उतना ही स्ट्रांग बेस हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो, क्या हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो, कॉन्जुगेट एसिड और बेस के पेयर हो, किसके, बेस के पेयर हो, तो उनके लिए क्या लगा सकते हैं हम लोग, हम लगा सकते हैं कि Ka इंटू KB इज इक्वल टू हो जाएगा KW, और KW की रूम टेम्परेचर वैल्यू 10⁻⁴ होती है। यहां से अगर दोनों साइड का लॉग लेंगे तो बनेगा क्या, pKa प्लस pKv इज इक्वल टू बी 14, राइट। इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं और करेंगे भी हम लोग फ्यूचर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एलिफेटिक जो अमीन्स होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स के बेसिक नेचर को हम कैसे समझ पाएंगे। ओके, तो अमीन्स में आप जानते ही हैं बेटा, ठीक है, कि जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमीन्स होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये जो अमीन्स का नाइट्रोजन होता है, इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के बेस पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पर जो आपके पास है ये कौन सा अमीन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाला अमीन्स, ठीक है, आप बोलोगे 1 डिग्री है। ये वाला कौन सा है बेटा, ये आपका 2 डिग्री है ना, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आपके नाइट्रोजन के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे अमोनिया के हाइड्रोजन, उस हिसाब से हम उसकी डिग्री को बता पाते हैं। अब डिग्री को अगर आपको समझना है तो हम अभी आगे की बात करने वाले हैं। देखो बेटा पहला कॉन्सेप्ट देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बिल्कुल 321
आई इफेक्ट के हिसाब से होना चाहिए गैस फेज में। कहां पर? गैस फेज में 321। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन। इसके स्टेट पर डिपेंड करेगा कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है। यानी अगर sp3 है तो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, sp2 है तो आराम से नहीं देगा, राइट। और अगर sp हो गया तो बिल्कुल भी नहीं देगा और लोकलाइज्ड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होगा ना। ये देखो, ये रिजोनेंस में चला गया तो मिलेगा नहीं, और sp हो गया तो बिल्कुल टाइटली बधा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ होगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात हमने पहले भी कर रखी है जब एसिड पढ़ रहे थे। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप, पूरी कहानी इस बात में छिपी हुई है कि ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आसानी से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि मेरे हाथ में, मैंने अपने मुख से इस पेन को ऐसे पकड़ा हुआ है, और कोई इस पेन को छीनना चाह रहा है, तो जब वो छीनने आएगा तो मैं अपने हाथ से उसको कवर कर लूंगा, पकड़ लूंगा। लेकिन अगर हाथ को कोई पीछे से बांध दे ऐसे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो जब यहां देखिए, इसके हाथ को पीछे से बांध करके साइकिल बना दिया गया है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ गई है, और जब इसके हाथ खुले हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा। ये ऐसा कर देगा, दिखने में तो ऐसा है ना, ये वाला ऐसा हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ है और ये ऐसे आकर के कवर कर लेगा इसको, ये ऐसे कवर कर लेगा। अब आओ भाई, तो जो आने वाला होगा ये डर जाएगा, क्योंकि ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा। इस नाते जो क्लोज्ड आपके साइक्लिक अमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू ए साइक्लिक, यानी विदाउट साइकिल वाले। ठीक है, फिर क्या है? अमाइडीन्स आर मोर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड आर मोर स्टेबल। जैसे देखिए, ये आपके पास अमाइडीन है बेटा, तो ऐसे केस में जब नाइट्रोजन आपको दो मिल जाए, तो बच्चों जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के ऊपर होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के ऊपर होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं होता। तो अगर एक्स और वाई में पूछा जाए तो एक्स ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू वाई। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि ये तो रिजोनेंस में जाएगा और ये रिजोनेंस में नहीं जाएगा, तो अवेलेबल रहेगा, है ना। जैसे घर में दो लोग हों, एक लोग जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके बहुत सारे सामाजिक सिचुएशंस हैं, तो आपको नहीं मिलेंगे घर पे, ठीक है। लेकिन एक घर पे ही रहते हैं बिल्कुल, तो इजीली आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, ठीक है भाई, सही एग्जाम्पल ऐसे ही देने पड़ते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम्पल बेस्ट होंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। और मेरा बस यही फंडामेंटल गोल है कि आपको ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं उसमें फिर डाउट ना हो। अब हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करेंगे बच्चों, किसको? एरोमेटिक अमीन्स की। एरोमेटिक अमीन्स के पास जो नाइट्रोजन है, इसके इस लोन पेयर को आप ध्यान से देखिए। ये लोन पेयर पर मुझे चाहिए, लोन पेयर जो अब लोन पेयर इजीली अगर प्रोवाइड कर देगा, या लोन पेयर जितना आसानी से किसी को देगा, ये उतना अच्छा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, राइट। इसकी बेसिसिटी इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करने वाली है। लेकिन ये कहता है बेंजीन रिंग, मैं तो हूं -R, क्या हूं? -R से मैं इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींच लूंगा, और जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस रिंग में घूमने चला जाएगा तो आपको मिलेगा कहां? और जब मिलेगा नहीं तो इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। सिंपल सी बात है। तो किसी भी नजरिए से, किसी भी तरीके से अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने से रोक दें तो इसकी अवेलेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। डीलोकलाइज की जगह पर क्या हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज मतलब एक ही जगह पर रहेगा, और डीलोकलाइज का मतलब एक जगह से कहीं चला जाएगा। तो जब ये कॉन्जुगेशन में होगा तो ये यहां से घूमना शुरू करेगा, यहां, तो जब आप आओगे इसको लेने, पता लगा यहां चला गया, राइट। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रिजोनेंस की वजह से घट रहा है यहां पर। ये देखिए, जो प्रीडीन हमारा है, प्रीडीन के साथ एक खेल नहीं है। प्रीडीन का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो कहता भाई मैं नहीं जा रहा, है ना। एरोमेटिसिटी विदाउट इसके पूरी हो रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये अवेलेबल है हमेशा। इस नाते प्रीडीन ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू अनिलीन्स, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये अवेलेबल है, तो इस नाते प्रीडीन क्या है?
ज्यादा बेसिक कंपेयर टू एनिलीन, क्योंकि प्रीडीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है जबकि एनिलीन का कॉन्जुगेशन में है। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन प्रीडीन इज लोकलाइज्ड है, क्या है, लोकलाइज है, सो इट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। यही बात आपको सब्जेक्टिव में लिखना है। अगर सब्जेक्टिव में 4 नंबर में आ जाता है, एक्सप्लेन वाई प्रीडीन इज मोर बेसिक देन अनिलीन, तो आपको दोनों बातें बनानी है, दोनों के इमेजेस बता देने हैं और बताना है कि प्रीडीन में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो लोकलाइज्ड है बिकॉज नॉट द पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन ड्यू टू द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी इसकी, और एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी का पावर आप जानते हैं सबसे बड़ा इफेक्ट है AERHI, राइट। इतनी बातें लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो पीजी जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए स्पाइरोल को समझिए। पाइरोल ऐसा नहीं है, पाइरोल का जो लोन पेयर है ना वो कॉन्जुगेशन में है, 2 2 4 और 2 6, इसके कॉन्जुगेशन से एरोमेटिसिटी आएगी, और जब एरोमेटिसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन के जाने से एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा और इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से घूमेगा, तो ये अवेलेबल नहीं होगा। इस नाते ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू द एरोमेटिसिटी। तो अब यहां पर कहानी देखिए, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जो आपके एग्जाम के बार बार आपके एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट है, और जो चीज एग्जामिनर का फेवरेट हो वही आपका फेवरेट होना चाहिए। यही मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम में सक्सेस का। एग्जामिनर के लिए फैशनेबल क्वेश्चन कौन सा है, किस क्वेश्चन का फैशन चल रहा है पिछले 4-5 सालों में, करंट ईयर्स में, उन पे फोकस कर लीजिए। तो देखिए जब भी आपको किसी की टेंडेंसी या पावर का पता करना होता है तो उसके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। मुझे पता इन तीनों में जो H प्लस को इजिली ले लेगा, यानी जो H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा, वही ज्यादा अच्छा बेस होगा। कैसे पहचानूं, इन तीनों को H प्लस की लालच दे दी गई। H प्लस इसको दिया, H प्लस इसको दिया, H प्लस इसको दिया, इसको दिया तो ये बना एरोमेटिक रहा, इसको दे दिया, ठीक है, H प्लस इसको दे दिया तो एरोमेटिक था ही पहले, ये भी एरोमेटिक था, लेकिन जैसे इसको H प्लस दिया नॉन एरोमेटिक हो गया। ये एरोमेटिक से क्या हो गया, नॉन, या कहता मैं ना लू H प्लस को, भाई मुझे चाहिए नहीं। तो जो H प्लस ये लेगा नहीं, या बहुत मतलब कम बुझे मन से लेगा, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा। सबसे बेसिक प्रीडीन इन तीनों में, फिर आपका एनिलीन, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, पाइरोल। क्लियर है इतना, है ना। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे केवी को, है ना। तो फिर से लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा जब केबी बढ़ेगा, केबी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जब एम प्लस वाला बढ़ेगा, है ना, ठीक है, प्लस एच हो और प्लस आई हो, और जितने माइनस वाले हैं सब घटा देंगे। सिंपल सी बात है। चलो तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बेटा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। राइट द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक। कमेंट करेंगे फटाफट कौन सा सही होगा, ठीक है भाई, कौन सा सही होगा बताओ जरा, कौन सा सही आंसर बनने वाला है, आंसर बताओ भाई, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल्स में एक एक चीज, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, इसको समझते हैं हम लोग। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करना है, तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें एक साथ आ रही हो, लेकिन आप उनको ढूंढिए जो बेसिक सबसे कम होंगे। तो सबसे कम बेसिक तो यही होगा, क्योंकि ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी, है ना, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये बेसिक सबसे लीस्ट बेसिक एस होगा। एस को सबसे बाद में कर दीजिए, एस सबसे बाद में केवल 2 ही ऑप्शन में है, एक डी में है और एक ए में है, तो ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है, ये ए और सी खत्म हो गए, बचा कौन सा, बी और डी। अब आएगा सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हम किसको मान लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है। ये sp3 है और ये sp2 है और ये भी sp3 है। ठीक है भाई। अब sp3 वाला sp2 पे डोमिनेंट होगा तो टॉप पे किसको पहुंचा दूं? p को पहुंचा दूं, है ना, p को पहुंचा दूं। अब कहानी किस में चलेगी? q और r में। q और r में कहानी चलेगी, राइट। तो Q और अगर R में कहानी चलेगी तो अब ये आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। यहां जो आई इफेक्ट है ना, ये वाला, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। किससे खींचेगा जी? इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? I माइनस आई से। किससे? माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी कोई सवाल उस तरीके का नहीं है, उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और sp2 कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर sp कार्बन होता तो वो ऑक्सीजन पे डोमिनेंट हो जाता, उसकी वैल्यू 3.2 होती, राइट। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो Q ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? Q ज्यादा बेसिक हो जाएगा और फिर R हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डी आंसर बनेगा, है ना। क्लियर है? तो हमें इसका आंसर देखना है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। तो दोनों कॉन्सेप्ट sp और sp2 वाला, यानी परसेंटेज करेक्टर और साथ में एरोमेटिसिटी और आई इफेक्ट, तीनों आपको देखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है आर्थो इफेक्ट को। किसको बेटा? आर्थो इफेक्ट को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्थो इफेक्ट हमने एक बार पढ़ा, किसके लिए? एसिड के लिए, है ना। ये आर्थो इफेक्ट एक्चुअली में जो सर इफेक्ट होता है उसी का एक पार्ट होता है। सर मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो चलिए देखिए आर्थो इफेक्ट क्या कहता है। देखो भैया, ये जो आपके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है, इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता कौन है? ये वाला जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से यहाँ रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिससे पूरा अमोनिया वाला जो अमीन वाला पार्ट होता है ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। इसके आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से, ठीक है, इसके आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ध्यान से देखिएगा। ओके, ये जो आपके पास हाइड्रोजन जोड़ता है, ये वाला नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन की जो बेसिसिटी है वो घट जाती है। अब उसका रीजन हम लोगों को समझना है। किससे समझेंगे? स्ट्रक्चर बेस पे। देखिए, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन्स आर मोस्टली वीकर एसिड देन अनिलीन इटसेल्फ। इसका रीजन क्या है? आर्थो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वह एक हिस्टेरिक रिपल्सन काज करते हैं, जिससे साल्वेशन, है ना, नहीं हो पाता इजीली। क्या नहीं हो पाता बेटा? साल्वेशन। अब साल्वेशन को समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो भैया, ये अमोनिया है, ये क्या है? अमोनिया है, राइट। तो अमोनिया का ये लोन पेयर है, ओके, और ये हाइड्रोजन्स हैं तीनों इसके। तो जब आप अमोनिया को पानी में डालोगे तो पानी के H+ या सॉल्वेंट जो भी है उसके H+ को इजीली ले लेगा ये। ठीक है, क्या करेगा? इजीली ले लेगा और बना लेगा क्या? अमोनियम आयन। इसी को साल्वेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? साल्वेशन। तो जब हमारा अनिलीन जो था, भले अनिलीन क्या था? प्लेनर था। कैसा था? प्लेनर था। ठीक है, अनिलीन की और रिजोनेंस था। अनिलीन में क्या था? रिजोनेंस था। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल था, नो डाउट, क्योंकि ये रिजोनेंस में चला जाता था। लेकिन H+ के साथ इसका इंटरेक्शन एक ही रास्ते से था, मतलब एक ही प्लेन में था, तो आराम से हो जाता था। लेकिन जब आप इस मालिक्यूल को ऐसा बना दोगे G की वजह से, तो G की वजह से जो आपका ये नाइट्रोजन का लोन पेयर था ना, वो इस ग्रुप से बिल्कुल कट गया है। क्या हो गया? कट गया है। कटने की वजह से ध्यान से देखिएगा, ये आपका पिरामिडल शेप आपका ऐसा हो गया, ठीक है, और इस शेप की वजह से जो आपका H+ है वो यहां तक आ नहीं पाता है, यानी H+ आना ब्लॉक हो जाता है। ठीक, क्योंकि ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, जिससे इसका साल्वेशन रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। और जब साल्वेशन नहीं होगा तो बेस अच्छा नहीं होगा। जितना अच्छा साल्वेशन, यानी जितना इजीली H+ आएगा उतना अच्छा बेस होगा। तो अनिलीन की बेसिसिटी कम हो जाती है जब आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लग जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो। ठीक है, इसी को हम सर बोलते हैं। सर मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस। ठीक है बेटा,
लेकिन जो छोटे ग्रुप हो ऐसा नहीं कर पाते, जैसे कि अमोनिया हुआ, OH हुआ, फ्लोरीन हुआ, इनकी वजह से नहीं होता। लेकिन बाकी जो बड़े ग्रुप हैं ये इस इफेक्ट को करते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास कुछ डेटा है। क्या है? ये डेटा है हमारे पास। डेटा देखिए क्या है, ये अमीन्स है हमारे, ठीक है। अगर आपने मीथेन अमीन लिख दिया, क्या लिख दिया? मीथेन, मतलब कि CH3NH2 लिख दिया। क्या लिख दिया? CH3NH2। ध्यान से देखिएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी? 3.38। पीकेबी जितना कम होगा उतना पावरफुल एसिड होगा, पीकेबी जितना कम होगा उतना पावरफुल सॉरी बेस होगा, राइट। एन मिथाइल मेथेनामीन, यानी इस एन पे एक और आप CH3 लगा दो आप, तो ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री। ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री। ये वाला जो बनेगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एन, एक CH3 पहले से ही था, एक CH3 और लगा दीजिए, ठीक है। तो जो 2 डिग्री है उसकी पीकेबी कम हो रही है, यानी कि 2 डिग्री थोड़ा ज्यादा बेसिक है। लेकिन जब आप एन डाई मिथाइल मेथेन ये 3 डिग्री बनाओगे तो इसकी बेसिसिटी और घट गई। ऐसे इथेन अमीन क्या है? 3.29 है। एन इथाइल अमीन क्या है? 3.0 है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 डिग्री है वो प्राइमरी से इथाइल वाले में क्या और ज्यादा आ रही वैल्यूज हमारी। इसके पीछे अगर आप रीजन देखेंगे तो आपको, जब आपको इसको पूरा का पूरा समझना है भैया, तो आप इसको ऐसे समझिए प्लीज, ठीक है। देखो तो एक्वस फेज की बात हो रही है। किसकी? एक्वस फेज की बात हो रही है। तो अमीन्स के लिए जब कहानी आप पढ़ोगे बेटा, तो अमीन्स में 3 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स होते हैं। ये अमीन्स है मेरा, ठीक है। इस अमीन्स के 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो कहता है, बिल्कुल आसानी से कहता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, किससे? फिर 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से किसका होगा? 1 का होगा। दूसरा होता है स्टेरिक क्लैश या स्टेरिक हिंड्रेंस। जो स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा होता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि 3 डिग्री में ज्यादा क्लैश है, ज्यादा हिंड्रेंस है, तो इस नाते उसकी बेसिसिटी घटेगी। किसकी ज्यादा होगी? 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की हो जाएगी। और जो तीसरा हमारा है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट। अभी जो पढ़ाया था मैंने आपको, सॉल्वेशन इफेक्ट बोला था, राइट। सॉल्वेशन इफेक्ट। तो ये भी मान लीजिए आपका सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा इजीली है ना। नंबर ऑफ हॉरिजन पे अगर मान लीजिए इस पे डिपेंडेंसी कर रहे हैं तो ये भी 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 ऐसा कुछ। तो अब इन तीनों का निचोड़ मिलेगा पानी में। क्या मिलेगा? निचोड़ मिलेगा पानी के अंदर, ठीक है। और ये निचोड़ किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन आर। क्या होगा? डिपेंड ऑन आर। आर पे डिपेंड करेगा। अब अगर आपका आर क्या है, अगर आपका CH3 है आर, या अगर आपका आर क्या है भैया, अगर आपका आर C2H5 है, तो कहानी चेंज हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि अगर आर आपका CH3 है तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री की जो बेसिसिटी है उससे ज्यादा 2 डिग्री की है, और 3 डिग्री की उससे कम है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो क्या बनेगा? फार्मूला क्या बनेगा? 213। क्या बनेगा? 213। 213 यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, राइट। लेकिन जब आप इथाइल लगाएंगे, क्या लगा देंगे? इथाइल। तो इथाइल में ये प्राइमरी है 1 डिग्री, ये वाला है ना। और ये क्या है? 2 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा जा रहा है? 2 डिग्री ज्यादा जा रहा है, राइट। लेकिन 2 और 3 में नो डाउट 2 है, लेकिन 3 वाले का 2 1 से क्या है? ज्यादा है वैल्यूज। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जितना पीकेबी लो होगा उतना अच्छा बेस होगा, याद रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें सबसे टॉप पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1। तो 231 का फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? 231। ये 231 हो गए, और ये क्या हो गए? 213 हो गए। आर को और बढ़ाओगे तो 3 आगे आ जाएगा। बस यही कहानी है, सिंपल सी, ठीक है। यही क्या है बेटा? कहानी है हमारी। ओके, ये हो गया सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना। तो इसका रीजन यही है, सॉल्वेशन इफेक्ट हमारा। देख लो आप। तो अगर आपके पास RCH3 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, और फिर क्या हो गया बेटा? 1 डिग्री, है ना। और फिर क्या हो गया? 213। और अगर R आपका बड़ा है, C2H5 है, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। ये कंक्लूजन है आपका, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है सॉल्वेशन इफेक्ट बेटा, है ना। एक्वस फेज में जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायंस होते हैं स्टेबलाइज होते हैं नॉट ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द अल्किल ग्रुप बट आल्सो बाय द सॉल्वेशन विद वाटर्स मॉलिक्यूल। द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस,
यानी अल्काइल ग्रुप्स का अगर साइज ज्यादा है ना, तो उसका सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात 1 2 3 को फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यही ऑर्डर आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कौन सा अगला क्वेश्चन, जरा बताओ इस क्वेश्चन में कहानी कहां तक जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बात करनी, कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो क्या अनिलीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? हाँ जी, इसका लोन पेयर इजिली जा सकता है, नो डाउट। इसका लोन पेयर तो और इजिली जा सकता है ना। इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि रेजोनेंस में खींच रहा है, तो इसको तो हमारा नहीं है। ये भी क्या है भाई, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा ये। तो अच्छा बेस कौन हुआ, ये बता दो भाई, कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें, कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका ए होगा या बी होगा? तो आप बता पाओगे इजिली कि बी होगा जी। क्या होगा? बीज। कमेंट कर दो भाई। ठीक है, सभी ने बी कहा है, वेरी गुड। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। एसिड ढूंढना है ना, तो इनसे H+ निकालो, इनका बेस ढूंढ लो। जिसका बेस वीक होगा वही अच्छा एसिड होगा, है ना बेटा। तो इसका बेस क्या होगा, एक H निकाल के देख लो, CH3NH2। ये प्राइमरी अमीन है। ये क्या है, C6H5NH2 है। ओके, तो इन दोनों में तो ज्यादा अच्छा बेस ये है, ये पुअर बेस है, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो गुआनाडीन होता है बहुत अच्छा बेस होता है, जो सबसे अच्छा बेस है। ठीक है बेटा, तो ये पोरेस्ट क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो आपके पास है, ये भी पोरेस्ट बेस बनेगा। यहाँ पर ये क्या होगा, पोरेस्ट बेस। ये नाते अच्छा एसिड कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो जिसका एसिड अच्छा, जिसका आप कह सकते हैं जो बेस जितना अच्छा होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही वीक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कर ले जाओगे। ये कंपाउंड्स हैं, इनको बेसिसिटी के हिसाब से अरेंज करना है। ये सिंपल एनिलीन है, राइट। आर्थो वाले ये तो सबसे कमजोर कर दो उनको, पी से भी नीचे लेके आओ एस को, पी को नीचे लाओ एस से, यानी पी को ज्यादा दिखा दो एस से। तो जिसमें एस पी से आगे उसको कैंसिल मार दो, ये गया, है ना। पी एस से बड़ा होगा नो डाउट। सबसे पुअर एस का हो गए, बिल्कुल सही बात है। और पी और क्यू में पी क्यू से बड़ा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। आर में क्या होगा, आर टॉप पे कर दो आप, तो आर सॉरी पी हो जाएगा सबसे ज्यादा, आपके पास आर होगा। और इसमें गलत दिया, ऑप्शन ही गलत दे दिया इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है बेटा जी, गलत है। इसका ऑप्शन है PRQS। क्या होना चाहिए, PRQS होना चाहिए, राइट। क्योंकि NO2 की वजह से बेसिसिटी तो घट जाएगी, है ना। ठीक है, ये देख लो भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूछा है कि इसमें P और Q में ज्यादा बेसिक कौन है, P इज मोर बेसिक देन। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है, NO2 इज P is poor inductive group, NO2 in P is strong inductive group, NO2 in P is stronger माइनस IM ग्रुप, NO2 in P is weaker माइनस I ग्रुप। तो भैया रीजन तो इसमें कुछ और है, रीजन तो इसमें सर इफेक्ट है ना। लेकिन P क्या है, NO2 क्या है, कि स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव, आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर माइनस I ग्रुप है, राइट। तो आपका सी सही हो जाए, है ना। एम्स में आया है, कहाँ आया बेटा, एम्स में आया है। तो इसका क्या सही आंसर होगा, कोई क्वेश्चन अगर एम्स में आया है तो क्या आंसर सही होगा, ये तो बता दो आप लोग। स्ट्रॉन्गर बेस पूछा है आपसे, क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गर बेस पूछा है। एम्स का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गर बेस पूछा है। प्रीडीन बेसिक होता है, बी सबसे लोअर बेस कौन होगा, बी होगा। तो सबसे सही आंसर आपका बन जाएगा सी।
क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। डिसोसिएशन कास्ट इज हाईएस्ट फॉर के बी, किसका ज्यादा होगा? के बी, है ना? तो आप देख लीजिए, या के ए भी मान सकते हैं आप। अगर ये एसिड मानोगे तो जो अच्छा एसिड होगा उसका के ज्यादा होगा। तो फिनाल ज्यादा अच्छा एसिड होता है कंपेयर टू एल्कोहल, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड हो गया, राइट? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? लेकिन यहाँ पर क्या है, एक साल्ट है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? साल्ट का होगा, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, साल्ट का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। प्रीडीन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइल अमीन बिकाज, क्योंकि ट्राई इथाइल अमीन में क्या होता है? प्रीडीन है एरोमेटिक करेक्टर, नो डाउट। नाइट्रोजन इन प्रीडीन, ये वाला रीजन है क्या? sp2 और sp3 का रीजन। एम्स का क्वेश्चन है, आईपीएमटी का क्वेश्चन है। देखो, आई उम्मीद आप कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछिएगा बेटा। ठीक है, जब आप 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, है ना? ये नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये नीट में आया है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमीन, से भी कर ले जाओगे, 2016 का। ठीक है, नीट यूजी 2019। तो आज का जो टॉपिक है बेसिसिटी, वो कंप्लीट हो गया है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि जीओसी वाले पोर्शन से आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक का नया पोर्शन हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज को हम यहीं पर एंड करते हैं क्लास।